ये कहानी है रियाना की, जिसने बचपन में गरीबी, पिता की नशे की लत और टूटते परिवार का दर्द देखा, लेकिन उसी दर्द को अपनी आवाज में बदल दिया। वो लड़की जो कमरे में छिपकर गाती थी, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर गूंजी। वो लड़की जो अपनी माँ की चिंता खत्म करना चाहती थी, एक दिन अरबों की मालकिन बन गई। 20 फरवरी 1988 कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटे से द्वीप देश बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन के सेंट माइकल पैरिश में एक बच्ची का जन्म हुआ, रॉबिन रियाना फेंटी। ये कोई शाही परिवार नहीं था, कोई अमीर घराना नहीं था। मोनिका ब्रैथवेट फेंटी एक अकाउंटेंट थी और रोनाल्ड फेंटी एक वेयरहाउस सुपरवाइजर। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार जो बारबाडोस की तंग गलियों में रहता था। लेकिन ये घर सामान्य नहीं था, ये एक युद्ध क्षेत्र था। रियाना की बचपन की यादें खुशियों से भरी नहीं थीं। उसके पिता रोनाल्ड को गंभीर नशे की लत थी, कोकेन और अल्कोहल। घर में रोज झगड़े होते थे, चीखें, चिल्लाहट, कभी-कभी हिंसा। छोटी रियाना और उसके 2 भाई रोरी और राजद इन सब के बीच बड़े हो रहे थे। मेरे पिता को नशे की इतनी बुरी लत थी कि वो कभी-कभी पूरे दिन हाई रहते थे। मैं उन्हें तड़पते हुए देखती थी, मैं अपनी माँ को रोते हुए देखती थी और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बस एक बच्ची थी, रियाना ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा। इस तकलीफ ने छोटी रियाना को 2 रास्ते दिए, या तो टूट जाना या मजबूत बन जाना। रियाना ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने तय किया कि वो इस जिंदगी से बाहर निकलेगी, चाहे कुछ भी हो। जब घर में अराजकता होती थी तो रियाना अपने कमरे में छिप जाती और गाना गाती। उसकी आवाज में एक जादू था, एक ऐसी गहराई जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। स्कूल में रियाना एक शांत, अंतर्मुखी लड़की थी, लेकिन जब वो गाती थी तो वो बदल जाती थी। उसकी आत्मविश्वास, उसकी एनर्जी, सब कुछ अलग हो जाता था। संगीत मेरी एस्केप थी। जब मैं गाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उड़ रही हूँ, घर की समस्याओं से दूर, अपनी परेशानियों से दूर। मैं किसी और दुनिया में होती थी, रियाना ने कहा। रियाना ने मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन और सेलिन डियोन को सुनकर गाना सीखा, लेकिन उसकी असली इंस्पिरेशन थी रेगे म्यूजिक, बॉब मार्ली, शॉन पॉल और बारबाडोस के लोकल आर्टिस्ट्स। जब रियाना 14 साल की थी तो उसके माता पिता ने तलाक ले लिया। एक तरफ ये दर्दनाक था, परिवार टूट गया, लेकिन दूसरी तरफ ये एक राहत भी थी। अब घर में रोज झगड़े नहीं होंगे। रियाना अपनी माँ और भाइयों के साथ रहने लगी और उसने तय किया कि वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है। वो इतना पैसा कमाना चाहती थी कि उसकी माँ को कभी चिंता न करनी पड़े। ये सपना, अपनी माँ को सुखी देखने का सपना, रियाना की सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गया। 2003 रियाना 15 साल की थी। उसकी दोस्तों ने उसे एक लोकल टैलेंट शो में परफॉर्म करने के लिए एनकरेज किया। रियाना ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा और उस टैलेंट शो में एक व्यक्ति था, इवान रॉजर्स, एक अमेरिकन म्यूजिक प्रोड्यूसर जो बारबाडोस में छुट्टियां बिता रहे थे। जब इवान ने रियाना को गाते हुए सुना तो वो स्तब्ध रह गए। ये लड़की कुछ खास है, इसकी आवाज में कुछ यूनिक है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, इवान ने बाद में कहा। इवान ने रियाना से बात की। उन्होंने उसे और उसकी मां को इनवाइट किया अपने स्टूडियो में। वहां रियाना ने कुछ डेमोज रिकॉर्ड किए, जिसमें डेस्टिनीज चाइल्ड का इमोशन और मराया कैरी का हीरो शामिल था। इवान इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने तय किया कि वो इस लड़की को अमेरिका ले जाएंगे और बड़े म्यूजिक एग्जीक्यूटिव्स को सुनाएंगे। 2005 की शुरुआत में 16 साल की रियाना और उसकी मां न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। ये रियाना की जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट था और सबसे डरावना भी। मैं टेरिफाइड थी। मैंने पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी थी। मैंने बारबाडोस के बाहर कभी कदम नहीं रखा था और अब मैं न्यूयॉर्क जा रही थी, दुनिया के सबसे बड़े शहर में सबसे बड़े म्यूजिक एग्जीक्यूटिव्स को ऑडिशन देने। रियाना ने याद किया। इवान ने कई रिकॉर्ड लेबल्स को डेमोस भेजे और एक लेबल ने रिस्पॉन्ड किया, डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स। और डेफ जैम के तब प्रेसिडेंट थे हिप हॉप लेजेंड जे-ज़ी। फरवरी 2005 का एक दिन, डेफ जैम के ऑफिस में 16 साल की रियाना खड़ी है। हाथ कांप रहे हैं, घुटने लड़खड़ा रहे हैं। सामने बैठे हैं जे-ज़ी, एल.ए. रीड और कई अदर एग्जीक्यूटिव्स। जे-ज़ी ने कहा, ओके, लेट्स हियर व्हाट यू गॉट। रियाना ने गाना शुरू किया। उसने विटनी ह्यूस्टन का फॉर द लव ऑफ यू गाया। पहले कुछ सेकंड्स में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने कॉन्फिडेंस पकड़ा। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, पावरफुल, इमोशनल, यूनिक। जब वो रुकी तो कमरे में सन्नाटा था। जे-ज़ी और एल.ए. रीड एक दूसरे को देख रहे थे। फिर जे-ज़ी ने कहा, सिंग समथिंग एल्स। रियाना ने अलीशा कीज का एक गाना गाया।
फिर से सन्नाटा। फिर जेजी ने कहा, वन मोर। रिहाना ने तीसरा गाना गाया। ऑडिशन खत्म होने के बाद जेजी ने अपने लॉयर्स को बुलाया। उन्होंने कहा, इस लड़की को ऑफिस से जाने मत दो जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता। रिहाना को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि ये सपना है। मैं उस ऑफिस में रात 3 बजे तक बैठी रही जब तक लॉयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं किया। जेजी नहीं चाहते थे कि मैं वहां से जाऊं। उन्हें डर था कि कोई और लेबल मुझे साइन कर लेगा। रिहाना ने बाद में कहा। 16 साल की उम्र में रिहाना फेंटी ने डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगस्त 2005 रिहाना का पहला एल्बम आया, म्यूजिक ऑफ द सन। वो अब भी सिर्फ 17 साल की थी। यह एल्बम एक मॉडरेट सक्सेस था। लीड सिंगल पॉन्डे रीप्ले ने चार्ट्स पर अच्छा परफॉर्मेंस किया। बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 2 तक पहुंचा। ये गाना कैरिबियन वाइब्स और पॉप म्यूजिक का एक कैची फ्यूजन था। लेकिन रिहाना अभी तक एक स्टार नहीं बनी थी। वो एक प्रॉमिसिंग न्यूकमर थी। क्रिटिक्स ने उसकी आवाज की तारीफ की, लेकिन कहा कि उसे अपनी यूनिक आइडेंटिटी खोजनी होगी। अप्रैल 2006 रिहाना का दूसरा एल्बम आया, अ गर्ल लाइक मी। ये एल्बम ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इसमें हिट सिंगल्स थे जैसे SOS, जो बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पर पहुंचा, और अनफेथफुल। SOS ने रिहाना को मेन स्ट्रीम सक्सेस दिलाई। अचानक वो हर जगह थी, रेडियो पर, टीवी पर, मैगजीन्स में। वो एक रिकग्नाइजेबल फेस बन गई। लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। रिहाना अभी भी खोज रही थी अपनी असली आवाज, अपना असली पर्सोना, अपनी असली आइडेंटिटी। 2007 ये वो साल था जब रिहाना ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया और पॉप म्यूजिक का इतिहास बदल दिया। रिहाना ने अपने लंबे फ्लोइंग बालों को काटकर एक एजी बॉब हेयर कट करवाया। उसने अपनी गुड गर्ल इमेज को छोड़ दिया और एक ज्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और रिबेलियस पर्सोना अपनाया। मैं थक गई थी क्यूट कैरिबियन गर्ल बनने से। मैं चाहती थी कि लोग मुझे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट वुमन के रूप में देखें। मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, रिहाना ने कहा। मई 2007 रिहाना ने अपना नया सिंगल रिलीज किया, अम्ब्रेला फीचरिंग जे-जी। ये गाना एक इंस्टेंट क्लासिक बन गया। अम्ब्रेला ने म्यूजिक को रीडिफाइन किया। इसकी प्रोडक्शन बाय द ड्रीम एंड ट्रिकी स्टुअर्ट, इसकी लिरिक्स और सबसे बढ़कर रिहाना की वोकल्स ने इसे अनफॉरगेटेबल बना दिया। अम्ब्रेला ने बिलबोर्ड हॉट 100 पर 7 कंसेक्यूटिव वीक्स तक नंबर 1 पोजीशन होल्ड की। यूके में ये 10 कंसेक्यूटिव वीक्स तक नंबर 1 रहा। ये दुनिया भर में हिट बना। सडनली रिहाना सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं रही, वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। जून 2007 में पूरा एल्बम गुड गर्ल गॉन बैड रिलीज हुआ और ये एक मास्टरपीस था। इस एल्बम में हिट के बाद हिट थे अम्ब्रेला, शट अप एंड ड्राइव, डोंट स्टॉप द म्यूजिक, टेक अ बाउ, डिस्टर्बिया। एल्बम ने वर्ल्ड वाइड 9 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची। रिहाना ने मल्टीपल ग्रैमी नॉमिनेशंस रिसीव किए और अम्ब्रेला के लिए ग्रैमी जीता। ये एल्बम ने रिहाना को एक सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इसके साथ ही उसकी पर्सनल लाइफ में एक तूफान आने वाला था जो उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। 2008 रिहाना की जिंदगी परफेक्ट लग रही थी। वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार्स में से एक थी। उसका करियर स्काई हाई था और वो प्यार में थी, फेलो सिंगर क्रिस ब्राउन के साथ। क्रिस और रिहाना एक ग्लैमरस कपल थे। रेड कार्पेट्स पर साथ दिखना, रोमांटिक पोस्ट्स, परफेक्ट रिलेशनशिप। बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अंदर की सच्चाई बहुत अलग थी। वो रात 8 फरवरी 2009, ग्रैमी अवार्ड्स की पूर्व संध्या, लॉस एंजलिस। रिहाना और क्रिस एक प्री ग्रैमी पार्टी से वापस आ रहे थे। कार में दोनों के बीच बहस हो रही थी। फिर जो हुआ वो दुनिया को शॉक कर देने वाला था। क्रिस ब्राउन ने रिहाना पर हमला किया। उसने उसे मुक्कों से पीटा, काटा और इतनी बुरी तरह मारा कि रिहाना का चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसकी आंखों के पास चोट के निशान, होंठ फटे हुए, गाल सूज गए। नेबर्स ने पुलिस को कॉल की। क्रिस को गिरफ्तार किया गया। रिहाना को अस्पताल ले जाया गया। अगली सुबह जब फोटोज लीक हुई, रिहाना का बुरी तरह पीटा हुआ चेहरा, तो पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। रिहाना ने बाद में कहा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा समय था। मुझे शर्म महसूस हुई, मुझे एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ। मैं सोच रही थी कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट वुमन बनने की बात करती थी और फिर ये हुआ। रिहाना ने ओपरा को इंटरव्यू में कहा,
लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि रिहाना को फिर भी क्रिस से प्यार था। डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स के लिए ये कॉमन है। अब्यूजर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ महीनों के लिए रिहाना ने क्रिस को फॉरगिव कर दिया और रिलेशनशिप को एक चांस देने की कोशिश की। इसके लिए उसे बहुत क्रिटिसिज्म मिली, लेकिन बाद में रिहाना ने एक्सप्लेन किया कि ये उसकी जर्नी का हिस्सा था। मुझे लोगों को ये दिखाना था कि डोमेस्टिक वायलेंस से सर्वाइव करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप अब्यूजर से प्यार करते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, आप शर्मिंदा होते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको स्ट्रेंथ मिलती है छोड़ने की, रिहाना ने कहा। अल्टीमेटली रिहाना ने क्रिस को परमानेंटली छोड़ दिया और उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने अगले एल्बम में इस एक्सपीरियंस को चैनल किया। रेटेड आर 2009 एक डार्क, अग्रेसिव और डीपली पर्सनल एल्बम था। गाने जैसे रशियन रूलेट और हार्ड ने रिहाना के पेन और एंगर को एक्सप्रेस किया, लेकिन सबसे पावरफुल गाना था लव द वे यू लाई विद एमिनेम 2010। ये गाना डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में था, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का साइकिल, पेन और कंफ्यूजन। ये वर्ल्ड वाइड हिट बना और एक कल्चरल मोमेंट बन गया। रिहाना ने अपने पेन को आर्ट में बदल दिया और लाखों विमेन ने उससे इंस्पिरेशन ली, विमेन जो खुद डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही थीं। क्रिस ब्राउन इंसिडेंट के बाद कई लोगों ने सोचा कि रिहाना का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने रिहाना की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया। 2010 से 2016 तक रिहाना ने एक के बाद एक हिट एल्बम्स दिए और खुद को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल पॉप स्टार्स में से एक के रूप में एस्टैब्लिश किया। लाउड एल्बम एक सेलिब्रेशन था, रिहाना की सर्वाइवल की, उसकी स्ट्रेंथ की। इस एल्बम में मैसिव हिट्स थे। ओनली गर्ल इन द वर्ल्ड एक यूफोरिक डांस एंथम, व्हाट्स माय नेम विद ड्रेक एक सेक्सी प्लेफुल ट्रैक, S&M एक कंट्रोवर्शियल लेकिन कैची हिट, कैलिफोर्निया किंग बेड एक इमोशनल बैलेड। लाउड ने दुनिया को बताया, मैं वापस आ गई हूं और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हूं। टॉक दैट टॉक 2011 अनस्टॉपेबल इस एल्बम का बिगेस्ट हिट था वी फाउंड लव विद कैल्विन हैरिस। ये गाना फिनोमिनल सक्सेस था, 10 कंट्रीज में नंबर 1 पर पहुंचा, ग्रैमी जीता और 2011 का सबसे बड़ा हिट बना। वी फाउंड लव की म्यूजिक वीडियो भी कंट्रोवर्शियल और आर्टिस्टिक थी। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को डिपिक्ट करती थी जो क्लियरली रिहाना के पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड थी। इस एल्बम ने रिहाना को उसका पहला नंबर 1 डेब्यू दिया बिलबोर्ड 200 पर। लीड सिंगल डायमंड्स एक इंस्टेंट क्लासिक बना और एल्बम के लिए रिहाना ने अपना पहला ग्रामी फॉर बेस्ट अर्बन कंटेम्प्ररी एल्बम जीता। जनवरी 2016 में रिहाना ने एंटी रिलीज किया और ये उसका सबसे एक्सपेरिमेंटल और क्रिटिकली अक्लेम्ड एल्बम बना। एंटी ट्रेडिशनल पॉप एल्बम नहीं था, ये जॉनरा डिफाइंग था, ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ R&B, सोल, रेगे और ऑल्टरनेटिव म्यूजिक। लीड सिंगल वर्क विद ड्रेक एक मैसिव हिट बना, लेकिन एंटी की असली ब्यूटी थी इसकी आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी। रिहाना ने कमर्शियल प्रेशर को इग्नोर करके वो म्यूजिक बनाया जो वो बनाना चाहती थी। क्रिटिक्स ने एंटी को प्रेज किया। ये कई बेस्ट एल्बम्स ऑफ 2016 लिस्ट्स में अपीयर हुआ। 2010 to 2016 के दौरान 14 नंबर 1 सिंगल्स बिलबोर्ड हॉट 100 पर, 250 मिलियन प्लस रिकॉर्ड्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड, 9 ग्रैमी अवार्ड्स, मल्टीपल अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, MTV VMAs, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, स्पॉटिफाई पर बिलियन प्लस स्ट्रीम्स। रिहाना सिर्फ एक सिंगर नहीं रह गई थी, वो एक कल्चरल फोर्स बन गई थी। म्यूजिक के साथ साथ रिहाना ने फैशन वर्ल्ड में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। रिहाना की रेड कार्पेट लुक्स लेजेंडरी है। 2015 मेट गाला, वो पीला गाउन जो मीम्स का राजा बन गया। 2014 CFDA अवार्ड्स, वो शेयर क्रिस्टल कवर्ड ड्रेस जिसने सबको शॉक किया। 2017 मेट गाला, कॉम दे गार्सॉन का स्कल्पचरल मास्टरपीस। रिहाना ने फैशन रूल्स को तोड़ा। उसने दिखाया कि फैशन सिर्फ कपड़े नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन है, आर्ट है, स्टेटमेंट है। रिवर आइलैंड 2013 अपना पहला फैशन कलेक्शन। प्यूमा 2014 to 2017 क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में फेंटी एक्स प्यूमा कलेक्शन ने स्नीकर कल्चर को रीडिफाइन किया। डियोर 2015 पहली ब्लैक वुमन जो डियोर का फेस बनी।
रिहाना की स्टाइल कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रही। 2005 to 2007, Sweet Caribbean Girl. 2007 to 2010, Edgy Pop Star. 2010 to 2015, High Fashion Risk Taker. 2015 to present, Business Mogul Chic. हर फेज में रिहाना ने ट्रेंड सेट किए, फॉलो नहीं किए। 2017, रिहाना ने एक ऐसा कदम उठाया जो ब्यूटी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सितंबर 8, 2017, फेंटी ब्यूटी का लॉन्च। रिहाना ने अपनी ब्यूटी लाइन फेंटी ब्यूटी लॉन्च की और ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी ब्यूटी ब्रांड नहीं था, ये एक मूवमेंट था। फेंटी ब्यूटी का रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट था इंक्लूसिविटी। जहां ज्यादातर मेकअप ब्रांड्स सिर्फ लाइट स्किन टोन्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते थे, रिहाना ने 40 शेड्स ऑफ फाउंडेशन लॉन्च किए। लाइट से लेकर डार्केस्ट स्किन टोन्स तक, हर स्किन टोन के लिए कुछ था। फेंटी ब्यूटी के लॉन्च ने जो इम्पैक्ट किया, उसे फेंटी इफेक्ट कहा जाता है। सडनली हर ब्यूटी ब्रांड को रियलाइज हुआ कि उन्होंने डार्कर स्किन टोन्स को इग्नोर किया था। फेंटी ब्यूटी के बाद लगभग हर मेजर ब्रांड ने अपनी शेड रेंजेस एक्सपेंड की। रिहाना ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, उसने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। उसने कहा, हर स्किन टोन खूबसूरत है, हर किसी को मेकअप डिजर्व करता है जो उनके लिए बनाया गया हो। फेंटी ब्यूटी एक फिनोमिनल कमर्शियल सक्सेस थी। पहले 40 दिनों में $100 मिलियन की बिक्री, 2018 में $570 मिलियन की रेवेन्यू, टाइम मैगजीन की बेस्ट इन्वेंशंस ऑफ 2017 लिस्ट में शामिल। लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस थी कल्चरल इम्पैक्ट। वुमेन ऑफ कलर, जिन्हें हमेशा ब्यूटी इंडस्ट्री में इग्नोर किया गया, अब रिप्रेजेंटेड महसूस कर रही थीं। सोशल मीडिया पर #FentyBeauty ट्रेंडिंग हुआ। वुमेन अपनी परफेक्ट फाउंडेशन शेड पाकर रो रही थीं। ये सिर्फ मेकअप नहीं था, ये वैलिडेशन था, रिप्रेजेंटेशन था, रिस्पेक्ट था। रिहाना ने LVMH के साथ पार्टनरशिप की। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसने फेंटी ब्यूटी को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और लग्जरी पोजीशनिंग दी। लेकिन रिहाना ने हमेशा क्रिएटिव कंट्रोल रखा। ये उसका विजन था, उसकी ब्रांड थी। फरवरी 2018, रिहाना ने अपना दूसरा मेजर बिजनेस वेंचर लॉन्च किया, सैवेज एक्स फेंटी, एक लॉन्जरी ब्रांड। इंक्लूसिविटी, फिर से जैसे फेंटी ब्यूटी ने मेकअप को डेमोक्रेटाइज किया, सैवेज एक्स फेंटी ने लॉन्जरी को। विक्टोरिया सीक्रेट, जो डेकेड्स से लॉन्जरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा था, सिर्फ एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप को सेलिब्रेट करता था, टॉल, थिन, कन्वेंशनली ब्यूटीफुल मॉडल्स। रिहाना ने कहा, नहीं, हर बॉडी टाइप खूबसूरत है, हर किसी को सेक्सी लॉन्जरी पहनने का राइट है। सैवेज एक्स फेंटी ने एक्सटेंडेड साइजेस ऑफर किए, XS से 3XL तक। डाइवर्स मॉडल्स यूज किए, डिफरेंट रेसेस, बॉडी टाइप्स, एजेस। अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी, लग्जरी लुक लेकिन एक्सेसिबल प्राइस। फैशन शोज जो कल्चरल मोमेंट्स बने। सैवेज एक्स फेंटी के एनुअल फैशन शोज लेजेंडरी बन गए। ये ट्रेडिशनल रनवे शोज नहीं थे, ये परफॉर्मेंसेस थे, सेलिब्रेशंस थे, स्टेटमेंट्स थे। सितंबर 2019, पहला सैवेज एक्स फेंटी शो Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हुआ। इसमें मॉडल्स, डांसर्स और सिंगर्स एक साथ थे। डाइवर्सिटी सेलिब्रेट की गई। अक्टूबर 2020, दूसरा शो और भी ग्रैंड था। ट्रेविस स्कॉट, रोजालिया और मिगेल ने परफॉर्म किया। प्रेग्नेंट मॉडल्स रैंप पर चली, प्लस साइज मॉडल्स ने शो स्टील किया। ये शोज ने दिखाया कि फैशन इंक्लूसिव हो सकता है और ग्लैमरस भी। सैवेज एक्स फेंटी ने भी मैसिव सक्सेस अचीव की। 2020 में ब्रांड की वैल्यूएशन $1 बिलियन पार कर गई। 2021 में कंपनी ने $125 मिलियन फंडिंग रेज की। रिटेल स्टोर्स ओपन होने लगे। मई 2019, रिहाना ने हिस्ट्री बनाई। LVMH ने अनाउंस किया कि वे रिहाना के साथ एक लग्जरी फैशन हाउस लॉन्च कर रहे हैं, फेंटी। ये कई रीजन से हिस्टोरिक था। 1. LVMH ने 1987 के बाद पहली बार एक नया फैशन हाउस लॉन्च किया, क्रिस्टियन लक्रॉय के बाद। 2. रिहाना पहली ब्लैक वुमन बनी जो एक LVMH लग्जरी फैशन हाउस की हेड थी। 3. वो पहली वुमन ऑफ कलर थी इस पोजीशन पर। ये सिंपली एक बिजनेस डील नहीं था, ये एक कल्चरल माइलस्टोन था।
फेंटी फैशन हाउस कमर्शियली उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना फेंटी ब्यूटी और सैवेज एक्स फेंटी। लग्जरी फैशन एक टफ मार्केट है और कोविड-19 पैंडेमिक ने भी इंपैक्ट किया। फरवरी 2021 में LVMH ने अनाउंस किया कि वे फेंटी फैशन हाउस को पॉज कर रहे हैं। लेकिन ये फेलियर नहीं थी, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस थी। रिहाना ने एडमिट किया कि लग्जरी फैशन एक डिफरेंट बीस्ट है। इंपॉर्टेंट ये था कि रिहाना ने कोशिश की, उसने रिस्क्स ली और उसने डोर्स खोले फ्यूचर जेनरेशंस के लिए। अगस्त 2021 फोर्ब्स ने अनाउंस किया कि रिहाना की नेटवर्थ $1.7 बिलियन है, जो उसे वर्ल्ड की रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन बनाता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनेयर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि रिहाना की वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा म्यूजिक से नहीं आया, ये उसके बिजनेसेस से आया। रिहाना की $1.7 बिलियन में $1.4 बिलियन फेंटी ब्यूटी से, उसके पास 50% ओनरशिप है। $270 मिलियन सैवेज एक्स फेंटी से और बाकी म्यूजिक, रियल एस्टेट और अन्य इन्वेस्टमेंट से। ये शो करता है कि रिहाना ने सक्सेसफुली खुद को म्यूजिक से बियॉन्ड ले गया। रिहाना की बिजनेस सक्सेस रैंडम लक नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, हार्ड वर्क और विजन का रिजल्ट थी।